नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको आज की सबसे अहम और रोचक जानकारियां देने आए हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली बड़ी अपडेट यह है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के तहत अब सभी कर्मचारियों को 2 साल का अतिरिक्त सीए बच्चों की शिक्षा अनुमति दिया जाएगा। सरकार ने इस पर आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? आखिर क्यों लिया गया यह फैसला और कर्मचारियों को इससे क्या लाभ मिलेगा? आइए इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अब जरा इस आधिकारिक पत्र पर नजर डालिए। यह भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा 14 मार्च 2024 को जारी किया गया है, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीए से जुड़ी अहम बदलाव किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद कई नीतिगत संशोधन हुए हैं, जिनमें अब सीए को 2 अतिरिक्त कक्षाओं तक बढ़ा दिया गया है। खास बात यह है कि उम्र से जुड़े मानकों को पहले से अधिक सख्त कर दिया गया है। पहले कक्षा 1 से पहले केवल 2 कक्षाओं जैसे नर्सरी और एलकेजी या एलकेजी और यूकेजी तक ही यह लाभ सीमित था, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव आया है, जिससे अभिभावकों को और अधिक राहत मिलेगी। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीए में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब पहले की तरह केवल 2 नहीं बल्कि 3 कक्षाओं तक इस अलाउंस का लाभ लिया जा सकता है, यानी पहली कक्षा से पहले के 3 वर्षों के लिए भी माता-पिता इसका दावा कर सकते हैं। हालांकि पहली कक्षा से 12वीं तक की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वह पहले की तरह जारी रहेगी। इस संशोधन का मुख्य कारण यह है कि पहले अलग-अलग राज्यों की शिक्षा नीतियां भिन्न होने के कारण कई बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र में ही कक्षा 1 तक पहुंच जाते थे, लेकिन नई नीति के अनुसार अब 6 साल से पहले कोई भी बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश नहीं ले सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह प्रावधान लागू किया है ताकि बच्चों की शिक्षा प्रणाली नए नियमों के अनुरूप ढल सके और अभिभावकों को वित्तीय राहत मिल सके। सरकार ने एक और अहम निर्णय लेते हुए यह तय किया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के कारण एक अतिरिक्त कक्षा दोबारा पढ़नी पड़ेगी, उन्हें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीए और हॉस्टल सब्सिडी की एक बार की छूट दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि चूंकि नई नीति में उम्र से जुड़े मानकों को सख्ती से लागू किया गया है, कुछ बच्चों को अपनी मौजूदा कक्षा में ही दोबारा बैठना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी छात्र को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम 13 वर्ष की आयु आवश्यक है, तो पहले कई राज्यों में बच्चे इससे कम उम्र में भी कक्षा 9 तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद उन छात्रों को वापस कक्षा 8 में भेजा जा सकता है, ताकि वे नए नियमों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। सरकार इस बदलाव के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए माता-पिता को वित्तीय राहत देने के लिए यह विशेष छूट प्रदान कर रही है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद यदि किसी छात्र को उम्र संबंधी सख्त मानकों के कारण अपनी मौजूदा कक्षा दोबारा पढ़नी पड़ती है, तो अभिभावक उसी कक्षा के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीए का पुनः दावा कर सकते हैं। सरकार ने यह छूट इसलिए दी है ताकि नई नीति से प्रभावित छात्रों को अनावश्यक वित्तीय बोझ न उठाना पड़े। चूंकि अब शिक्षा प्रणाली में आयु आधारित नियमों को पहले से अधिक कठोर कर दिया गया है, कई बच्चों को या तो अपनी वर्तमान कक्षा दोहरानी होगी या फिर कक्षा 1 से पहले अतिरिक्त वर्षों तक अध्ययन करना होगा। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा को अधिक संरचित और प्रभावी बनाना है, लेकिन इसके कारण कुछ परिवारों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने यह प्रावधान किया है ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके और बच्चों की शिक्षा में किसी तरह की रुकावट न आए। अब अगली अहम जानकारी की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था, जिसका वीडियो आपने देखा होगा। यह सवाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ा था। क्या सरकार वेतन आयोग को लेकर
कोई नया अपडेट देने जा रही है? क्या पेंशन भोगियों को उनके लाभ सही तरीके से मिल रहे हैं और सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर क्या नीति है? यह सवाल हाल ही में सिर्फ 2 दिन पहले पूछा गया था और इसके जवाब में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील और निष्ठावान है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार देश के लिए कार्यरत इन 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और इस विषय पर निरंतर विचार कर रही है। इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत 1 जनवरी 2016 से पेंशनरों को लाभ प्रदान किया है, लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस तारीख से पहले और बाद के सभी पेंशन भोगियों की पेंशन को समान स्तर पर लाया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार पेंशन भोगियों की सभी मांगों को गंभीरता से ले रही है, उन्हें सुना और समझा जा रहा है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता भी दोहराई गई है। पेंशन वृद्धि, 65 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए विशेष लाभ और वेतन आयोग से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार न केवल पेंशन भोगियों के हितों को समझती है, बल्कि उनकी बेहतरी के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आइए अब एक और महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करते हैं। आरटीआई के जरिए सामने आई सच्चाई। पीएओआर ने स्वीकार किया है कि कई पेंशन भोगियों को उनके बकाया का पूरा भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन अब शेष राशि का निपटान किया जाएगा। यह खबर उन हजारों पेंशनर्स के लिए अहम है जिन्हें पीसीडीए, पीएओआर या सीपीपीसी से मिलने वाले एरियर, भत्ते और अन्य देयकों में कटौती का सामना करना पड़ा है। अब जागरूकता बढ़ने के साथ पेंशनर्स अपने अधिकारों को समझ रहे हैं और आरटीआई के जरिए जवाब मांग रहे हैं। सोशल मीडिया और हमारे चैनल से जुड़ने के बाद उन्हें यह एहसास हो रहा है कि वे किन लाभों के हकदार हैं और उनके कितने बकाए अब तक रुके हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब इन मामलों में आरटीआई डाली गई तो अधिकारियों को अपनी गलती माननी पड़ी और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी राशि अब तक नहीं दी गई थी वह जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अब मैं आपको वह लेटर दिखाता हूं जो आरटीआई के जवाब में सामने आया है। यह खास दस्तावेज पीएओआर द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने पेंशनर्स को कम भुगतान करने की बात स्वीकार की है। मामला उन दिनों का है जब पेंशनर्स को सीआईएलक्यू का लाभ दिया जाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोगों को उनका पूरा हक नहीं मिला। खासकर जब एक फैमिली पेंशनर ने अपने दिवंगत परिजन की लंबित राशि के लिए दावा किया, तब जाकर पीएओआर ने गलती मानी और आगे की प्रक्रिया में बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया। इस आरटीआई दस्तावेज में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि आखिर कहां चूक हुई, कितना पैसा कम दिया गया और अब उसमें क्या सुधार किया जाएगा। यह खुलासा उन सभी पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अपने हक की जानकारी रखें और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएं। इस पूरे मामले में एक अहम अपडेट सामने आया है। एक सकारात्मक कदम उठाते हुए यह सूचित किया गया है कि 1978 रुपये का सीआईएलक्यू एरियर, जो जनवरी 2006 से सितंबर 2008 की अवधि का बकाया था, अब सिस्टम में समायोजित कर दिया गया है और इसे इसी महीने के अंत तक संबंधित बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। पहले पेंशनर्स को इस मद में केवल 1485 रुपये का भुगतान किया गया था, जबकि उन्हें वास्तव में 813 रुपये अधिक मिलने चाहिए थे। अब जब पेंशनर्स अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, आरटीआई और सीपी ग्राम्स जैसी शिकायत प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो पीएओआर को भी अपनी गलतियों को स्वीकारना पड़ रहा है और सुधारात्मक कदम उठाने पड़ रहे हैं। यह एक स्पष्ट संदेश है कि यदि पेंशनर्स सतर्क रहें और अपने हक की मांग करें तो बकाया भुगतान उन्हें जरूर मिलेगा। आइए अब इस अहम जानकारी पर चर्चा करें। पेंशन नियमों में हुए संशोधनों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया और कुछ प्रिंट मीडिया रिपोर्ट्स में
यह दावा किया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद यानी 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पारित हो चुका है और आगे इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है, जिससे कुछ हलकों में विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। इस विषय पर काफी भ्रम फैला हुआ है, इसलिए जरूरी है कि हम तथ्यों की गहराई में जाएं। हाल ही में पेंशन मंत्रालय ने इस संदर्भ में एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की है जो स्पष्टता लाने में मदद कर सकती है। सबसे पहले हम इस रिपोर्ट के दावों को समझेंगे और फिर मंत्रालय के आधिकारिक बयान पर नजर डालेंगे ताकि वास्तविक स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके। आइए अब इस रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। यह जो आप देख रहे हैं, यह 26 मार्च 2025 का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) का आधिकारिक प्रेस नोट है, जिसे सरकार की ओर से जारी किया गया है। यह सूचना विशेष रूप से कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों के व्यय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इस विधेयक को वित्त विधेयक 2025 के तहत लोकसभा में पारित किया गया है और इसकी हेडलाइन ही अपने आप में काफी कुछ स्पष्ट कर देती है। इसमें कहा गया है कि यह विधेयक न केवल पेंशन नियमों को कानूनी वैधता प्रदान करता है, बल्कि सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वह पेंशन प्राप्तकर्ताओं के बीच एक समान नीति के तहत आवश्यक अंतर निर्धारित कर सके। अब चलिए इस रिपोर्ट की गहराई में जाकर समझते हैं कि इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा और पेंशनर्स के लिए यह बदलाव क्या मायने रखता है। सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पेंशनर्स के बीच कुछ अंतर स्थापित किए जा सकते हैं, विशेष रूप से सेवानिवृत्ति की तारीख को ध्यान में रखते हुए। यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद प्रावधानों का ही विस्तार है। CCS पेंशन नियम 1972, CCS पेंशन नियम 2021 और CCS असाधारण पेंशन नियम 2023 के अंतर्गत समय समय पर संशोधन किए गए सभी निर्देशों को मान्यता दी गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि पहले भी इसी तरह के प्रावधान लागू रहे हैं। जहां तक यह दावा किया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग पुराने पेंशनर्स पर लागू नहीं होगा, तो यह पूरी तरह से भ्रामक है। अगर ऐसा कोई बड़ा बदलाव किया जाता तो संसद में इसका जोरदार विरोध होता और यह खबर मीडिया में सुर्खियों में आ जाती। देश में रेलवे, रक्षा और अन्य सरकारी विभागों के पेंशनर्स की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है और सरकार के लिए सभी पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करना न केवल अव्यवहारिक होता, बल्कि राजनीतिक रूप से भी असंभव होता। यहां तक कि संसद में दिए गए जवाब में भी यह स्पष्ट किया गया है कि चाहे कोई भी पेंशनर हो, उसे 8वें वेतन आयोग का लाभ अवश्य मिलेगा। आइए अब इस अहम विषय पर चर्चा करते हैं। क्या महंगाई भत्ते DA की बढ़ोतरी सिर्फ 2% होने के कारण सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं, या फिर यह किसी आगामी चुनाव के इंतजार में हो रहा है? आमतौर पर जब चुनाव नजदीक आते हैं तो DA, DR और अन्य आर्थिक राहतों की घोषणाएं तुरंत लागू कर दी जाती हैं, लेकिन इस बार स्थिति अलग नजर आ रही है। बीते कुछ वर्षों में होली के आसपास DA बढ़ोतरी की परंपरा रही है, मगर इस साल त्योहार बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। सवाल यह उठता है कि क्या मात्र 2% की बढ़ोतरी होने के कारण यह मामला टल गया है? अगर हम AICPI के जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो यह 99 अंक तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि सरकार इसे 3% तक समायोजित कर सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से भी यही मांग उठ रही है कि 2.99 को राउंड फिगर मानकर DA में 3% की वृद्धि की जाए। हालांकि अब तक इस फैसले में देरी हो रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, महंगाई भत्ते DA की बढ़ोतरी को लेकर एक अहम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह संकेत दिया गया है कि सरकार इस बार उम्मीद के मुताबिक
घोषणा नहीं कर रही है। बीते कुछ वर्षों से देखा गया है कि होली के आसपास केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह संभवतः यह हो सकती है कि इस बार बढ़ोतरी का प्रतिशत केवल 2% रहने वाला है, जबकि पहले सरकार आमतौर पर 3% या 4% की बढ़ोतरी करती थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस फैसले में देरी कर रही है। हालांकि मेरा मानना है कि अगर इस समय किसी राज्य में चुनाव होते तो सरकार बिना किसी विलंब के समय पर डीए वृद्धि की घोषणा कर चुकी होती। अब हमें अगली कैबिनेट बैठक तक धैर्य रखना होगा, क्योंकि डीए और डीआर बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा तब तक टल सकती है। फिलहाल अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वृद्धि केवल 2% तक सीमित रह सकती है, लेकिन हमारी मांग है कि सरकार इसे 2.99% के आंकड़े को पूर्णांक में बदलते हुए कम से कम 3% तक बढ़ाए। मीडिया में भी यही अटकलें हैं कि कम प्रतिशत की वजह से ही सरकार ने घोषणा में देरी की है। हालांकि मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि अगर किसी राज्य में चुनाव होते तो सरकार बिना किसी देरी के इस फैसले को सार्वजनिक कर चुकी होती। खैर, अब अगली घोषणा का इंतजार रहेगा। अगर आपको भी यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्द ही किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।